हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय फिजिक्स क्लास। तो आज के क्लास में मैं कंटिन्यू करूंगा चैप्टर 2 को, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आज का ये है पार्ट 3 ऑफ द चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। लेकिन हाँ, उससे एक चीज़ पहले मैं बता दूं कि अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे देखिए लाल कलर का बटन है, वहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ, बस क्लिक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही आसान है। तो चलिए फिर आज का क्लास शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि आज का जो टॉपिक है वो है पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो देखो, मैंने पिछले क्लास में ये बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, और वहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं था, यानी कि कुछ चार्जेस था, 2 चार्ज था या 3 चार्ज था, लेकिन वो किसी भी बाहरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके इन्फ्लुएंस में नहीं था। लेकिन अभी क्या है कि इन एन एक्सटर्नल फील्ड, यानी कि चार्जेस तो है, उसके अलावा एक बाहर से एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पे अप्लाइड है। तो वहाँ पे देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है। तो चलिए पहले तो देख लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q, अगर एक पॉइंट चार्ज है और वो पोजिशन R पे, उसका जो है पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो वो हो जाएगा U इक्वल टू Q इंटू VR। अब देखो, एक चार्ज है Q और R डिस्टेंस में, मतलब Q जो चार्ज है, सॉरी, वो मान लो R पोजीशन पे है, R है उसका पोजीशन वेक्टर किसी भी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो वहाँ पे क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो क्या होगा, वहाँ पे पोटेंशियल निकालना पड़ेगा पहले। पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, मतलब बाहर से जो फील्ड अप्लाई हो रहा है वो उस R पॉइंट पे एक पोटेंशियल जनरेट करेगा। तो उस पोटेंशियल को उस चार्ज से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर आ जाता है हमारा उसका पोटेंशियल एनर्जी। तो इसलिए U जो हो गया वो हो गया Q इंटू VR, जहाँ पे VR देखो लिखा हुआ है एक्सटर्नल पोटेंशियल एट R। तो ये तो हो गया पॉइंट चार्ज के लिए। तो इसका एक एप्लीकेशन मैं कह सकता हूँ कि इफ एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन है और हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस बनाया है जो कि है 1 वोल्ट का, और एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम उस पर मूव कराएं तो उसका एनर्जी कितना होगा। तो देखो, उसका एनर्जी हो जाएगा UE फॉर इलेक्ट्रॉन मैंने लिखा है, तो उसका एनर्जी हो जाएगा Q इंटू V। तो Q हो गया उसका चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और V यहाँ पे है 1 वोल्ट मैंने लिखा है। तो ये आ गया जूल में, एनर्जी का यूनिट होता है जूल, दिस इज द ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी। और ये जो एनर्जी है इसी को कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो बेसिकली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी किसको कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में उसको ले जाए तो उसका एनर्जी आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा हो जाता है 1.602 × 10⁻⁻19 जूल। दिस कन्वर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। ओके, अब हम आ जाते हैं कि फॉर सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। चलिए, एक चार्ज का तो हो गया, अब अगर 2 चार्ज हुआ तो उसका क्या होगा। तो मैंने देखो यहाँ पे डायग्राम बना के रखा हुआ है, और यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो Q1 और Q2 2 चार्जेस हैं और उसका पोजीशन वेक्टर है R1 और R2, और इनको दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है R12। तो पहले तो देखो, अगर पिछला क्लास मेरा नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके उसको देख लो। पिछला क्लास में मैंने बताया था कि इसी तरीके का चीज़ था वहाँ पे। तो अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो क्या करना होगा कि जो चार्जेस है उसको इन्फिनिटी से लाना होगा उस पॉइंट पे। यहाँ पे जैसे 2 चार्जेस है तो पहला चार्ज को लाएंगे इन्फिनिटी से, सेकंड चार्ज को भी लाएंगे इन्फिनिटी से, फिर हम देखेंगे कि टोटल वर्क डन कितना होता है। तो वही हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि वर्क डन टू ब्रिंग Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू R। तो इन्फिनिटी से हम पहले क्या करते हैं, Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से हम यहाँ पे ला रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि उसका कितना वर्क डन होगा। तो देखिए, तो पहले तो फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करना होगा, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सटर्नल फील्ड भी है। यहाँ पे क्या है, एक एक्सटर्नल फील्ड, और उसके वजह से एक पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट होगा, और वो है VR1। तो ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फील्ड हमको वर्क डन करना पड़ेगा Q1 इंटू VR1। यहाँ का जो फॉर्मूला है वो मैंने अप्लाई किया है यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला। फिर क्या है कि चलिए, ये तो हो गया। देखो, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तब ये वर्क डन 0 था, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। लेकिन यहाँ पे है, इसलिए एक वर्क डन हमको मिला W1। फिर आ जाता है W2। W2 क्या है कि Q2 जो चार्ज है उसको इन्फिनिटी से लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ भी 2 केसेस है।
एक वर्क डन हमको करना पड़ेगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और एक वर्क डन हमको करना पड़ेगा जो Q1 चार्ज जो हमने रखा है उसकी वजह से जो पोटेंशियल बन रहा है उसके लिए। तो पहला जो टर्म है देखो Q2 VR2, ये क्या है? VR2 क्या है? VR2 है ये जो Q2 के पोजीशन पे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे ये वाला टर्म कहाँ से आया? ये वाला टर्म आया यहाँ से आया कि Q1 की वजह से Q2 इस पोजीशन पे कितना पोटेंशियल जनरेट होगा? वो होगा 1/4πε0 Q1/R12, और इसके साथ हमने Q2 को मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यानी कि इस Q1 की वजह से जो पोटेंशियल जनरेट हुआ Q2 के पोजीशन पे, उसकी वजह से इसका इतना वर्क डन हमको करना पड़ा। तो ये हो जाता है। तो ये दोनों वर्क डन हो गया। अब क्या है? टोटल कर देंगे। तो टोटल वर्क डन कितना हो गया? W1 + W2 कर दो। तो यहाँ पे ये है गया टोटल वर्क डन। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आ जाता है हमारा आंसर। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, और यहाँ पे हम निकालेंगे कि टॉर्क ऑन ए डायपोल ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड। तो देखो टॉर्क, तो यहाँ पे केस क्या है? यहाँ पे देखो कि एक एक्सटर्नल फील्ड है, यहाँ पे मैंने दिखाया है, देखो डायग्राम पे, ये है एक्सटर्नल फील्ड, और यहाँ पे एक डायपोल रखा हुआ है जिसका देखो ये है -Q और ये है +Q, दो चार्ज है ना, दो पॉइंट पे। और इसका जो डायपोल मोमेंट है वो मैंने दिखाया है यहाँ पे P से, है ना, ये डायपोल मोमेंट है हमारा, यहाँ को मैंने दिखाया है P से। एंड दिस इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। और डायपोल का जो लेंथ है मैंने 2a लिया है। और थीटा क्या है? थीटा देखो ये एंगल है, ये जो थीटा है यहाँ पे, ये वाला थीटा, थीटा कौन सा एंगल है कि डायपोल मोमेंट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया थीटा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ड्राइंग कर दिया हूँ, यहाँ पे जो डेरिवेशन होगा उसके लिए, तो वो मैं बाद में आता हूँ। तो पहले देख लेते हैं कि टॉर्क मतलब क्या होता है। देखो फोर्स क्या होता है कि एक अगर चार्ज है और वो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, और उसका हम वैल्यू जानते हैं, वो होता है Q × E। अब यहाँ पे डायपोल में कितने चार्जेस हैं? दो चार्जेस हैं, एक तो है ऊपर यहाँ पे +Q और एक है यहाँ पे -Q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये जो +Q चार्ज है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? Q × E, एंड दिस इज डायरेक्टेड अपवर्ड, ऊपर की डायरेक्शन में। फिर -Q वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? वो भी QE लेकिन नेगेटिव में, यानी कि डाउनवर्ड ऐसे एक्सपीरियंस करेगा। तो देखो डायपोल के ऊपर फिर दो फोर्स अप्लाई हुआ, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। अब तो क्या हो जाएगा? इसके प्रभाव से क्या होगा कि जो डायपोल होगा वो रोटेट करेगा, इस तरीके से वो रोटेट करेगा, है ना, इस तरीके से वो रोटेट करेगा। तो यही जो रोटेशन करवाता है वो कौन कराता है? टॉर्क। जैसे फोर्स क्या कराता है? फोर्स कराता है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका ट्रांसलेशन होगा एक जगह से दूसरी जगह में, और टॉर्क क्या करेगा? उसको रोटेट करेगा। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। तो देखो पहले तो नेट फोर्स जो है वो F होगा QE - QE, क्योंकि देखो ये ऊपर अपवर्ड साइड है, ये डाउनवर्ड साइड है, तो ये दोनों तो कैंसिल कर जाएंगे, यानी कि नेट फोर्स हो जाएगा 0। यानी कि जो डायपोल होगा वो कहीं मूव नहीं करेगा, बिकॉज द नेट फोर्स इज 0। तो कहीं पे ट्रांसलेशन नहीं होगा, लेकिन क्या होगा? रोटेशन होगा, और टॉर्क की वजह से होगा। अब जो टॉर्क है उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं देख लो। तो देखो एक बात मैं बता दूं कि ट्रांसलेशनल में फोर्स जो काम करता है, रोटेशनल केस में टॉर्क वही काम करता है। तो टॉर्क जो है उसको हम कैसे निकालते हैं? तो ईच फोर्स, यानी कि एनी ऑफ द फोर्स, कोई भी एक फोर्स ले लो। यहाँ पे जैसे दो फोर्स अप्लाई हो रहा है और वहाँ पे यहाँ पे एक कपल जनरेट हो रहा है। कपल मतलब क्या है कि दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस इस तरह से लगेंगे, तो इसको हम एक कपल कहते हैं। तो ये जो कपल है इसका एक हम चार्ज ले लेंगे, ईच फोर्स, सॉरी चार्ज नहीं, एक फोर्स ले लेंगे जैसे QE, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। तो देखो एक फोर्स तो ऐसे अपवर्ड होगा, एक हो गया डाउनवर्ड, तो एक ऐसे अपवर्ड एक है डाउनवर्ड। अब इसको, ये जो दोनों फोर्स है इसके बीच में जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? वो हमको लेना है। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ये देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि देखो दो फोर्स है, एक इधर है और एक इधर है, तो ये दोनों फोर्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये वाला है, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं। तो ईच फोर्स मैंने QE ले लिया यहाँ पे एक फोर्स, और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कितना है देख लो। तो देखो ये एंगल अगर थीटा होता है, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो हमारा ये वाला पोर्शन आ जाएगा 2a sin थीटा, क्योंकि sin थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी कि दिस बाय 2a,
तो ये वाला आ जाएगा 2a sin थीटा, ये वाला हिस्सा आ जाएगा। तो इसीलिए ये वाला जो डिस्टेंस हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो हो गया 2a sin थीटा। तो हमारा टाउ आ गया, ये इसको टाउ कहते हैं, इस सिंबल को टाउ कहते हैं, टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं इससे। तो ये आ जाता है 2qa e sin थीटा। अब देखो 2qa जो है ये क्या है, ये है p, दिस इज कॉल्ड द डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल। तो इसको हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं, जो कि है मतलब चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस ये होता है। तो ये हमारा आ जाता है इसलिए PE sin थीटा। तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाता है टॉर्क का वो हो जाता है PE sin थीटा। अगर हम फैक्टरियली इसको लिखते हैं तो आ जाता है टाउ इक्वल टू P क्रॉस E। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, दैट मीन्स टॉर्क इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट आता है। अब इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, टॉर्क का जो डायरेक्शन वो होगा किस तरफ, तो वो देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे P है, इससे रिलेट करो इस डायग्राम से। तो देखो इस तरफ P है, तो मैंने यहाँ पे P को ऐसे दिखाया है और ऊपर ऐसे E है, बीच में एंगल थीटा है। तो P क्रॉस E करोगे तो राइट हैंड स्क्रू रूल की मदद से हम इसको करेंगे। तो P क्रॉस E करोगे यानी कि इस तरह से ऐसे करके अगर हम लेते हैं P क्रॉस E को, मतलब ऐसे करके घुमाते हैं, तो जो स्क्रू होगा वो किस तरफ आएगा, ऐसे खुल के आएगा, ऐसे बाहर की तरफ। इसीलिए इसका डायरेक्शन हो जाएगा आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर। यानी कि ये जो सिंबल मैंने दिखाया है, ये वाला सिंबल यानी कि पॉइंट जैसा, यानी कि जो तीर है वो अंदर से ऐसे बाहर की तरफ ऐसे आ रहा है। तो डायरेक्शन हो जाएगा इसका आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ द सरफेस। तो ये इसका डायरेक्शन हो गया टॉर्क का। तो ये हमारा हो गया टॉर्क। अब हम देखेंगे कि ये जो एक डायपोल है, अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डायपोल रखें तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, उसका एक एक्सप्रेशन हम लोग अभी निकालेंगे। तो उसके लिए देखते हैं कि क्या किया जाता है। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे देखो कि डायपोल मोमेंट इज ऑलवेज टेंड टू अलाइन द एक्सटर्नल फील्ड। तो देखो डायपोल मोमेंट हमेशा क्या करता है कि जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना उस तरफ हमेशा अलाइन कर देता है, यानी कि उसी डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट भी अपने आप को करना चाहता है, अलाइन करना चाहता है। तो अब क्या है कि एक एक्सटर्नल टॉर्क लगे इसके लिए, क्योंकि इसके ऊपर तो एक टॉर्क लग ही रहा है ड्यू टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमको एक एक्सटर्नल टॉर्क देना होगा, जिसको मैंने लिखा है टाउ EXT नाम से। तो इसको मेंटेन करना होगा ताकि वो न्यूट्रलाइज कर पाए जो मेन जो टॉर्क है उसको, और फिर एक बैलेंस कंडीशन में उसको ला पाए, मतलब एक इक्विलिब्रियम में उसको ला पाए। अब उसके लिए मान लो कि पहले जो एंगल था वो था θ0, और बाद में जब वो बैलेंस हो गया तब एंगल हो गया θ1। तो इसको बैलेंस करने के लिए और ये जो रोटेशन होगा θ0 to θ1 वो इनफाइनाइटसिमल एंगुलर स्पीड में होगा, यानी कि बहुत ही स्लोली होगा और विदाउट एनी एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर कोई भी एक्सीलरेशन नहीं होगा, और जो स्पीड भी रहेगा वो बहुत ही स्लो रहेगा। तो इस तरह से धीरे धीरे वो रोटेट करेगा। अब जो ये जो काम है, ये जो रोटेशन है θ0 to θ1, इसके लिए वर्क डन हमको कितना करना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल जो टॉर्क है वो कितना वर्क डन करेगा, तो वो हो जाएगा, इस इंटीग्रेशन से हम निकाल सकते हैं टाउ थीटा डी थीटा। जैसे हम वर्क डन फोर्स के मामले में निकालते थे ना, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स है ना, मतलब एफ फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स एफ डी एक्स। तो इसी तरह से यहाँ भी हम लोग निकाल सकते हैं टाउ डी थीटा, जो कि टाउ है एक थीटा का फंक्शन, और लिमिट θ0 to θ1। अब टाउ एक्सटर्नल का वैल्यू यहाँ पे मैंने ये PE sin थीटा पुट कर दिया। क्यों क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क ही है इक्वल टू इंटरनल टॉर्क, इसलिए PE sin थीटा मैंने लिख दिया है, क्योंकि उसको बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ से अगर इंटीग्रेशन करोगे तो देखो P और E ये तो कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और sin थीटा का हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, और फिर इस तरह से ये आ जाता है एक्सप्रेशन PE इंटू कॉस θ0 माइनस कॉस θ1, ये आ जाता है। तो ये इंटीग्रेशन खुद से अपने घर में करना, खुद इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल काम है नहीं। अब क्या है कि ये तो चलो वर्क डन हमको मिल गया। अब हम अगर क्या कहते हैं, अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो एक रेफरेंस पॉइंट हमको चाहिए। जैसे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम लोग एनर्जी निकालते थे क्लास 11 में, हम जो रेफरेंस पॉइंट है वो लेते थे कि सरफेस ऑफ द अर्थ। यहाँ से अगर h डिस्टेंस में हुआ तो उसका हम लिखते थे पोटेंशियल एनर्जी mgh लिखते थे ना। तो यहाँ पे भी एक हमको क्या है रेफरेंस पॉइंट लेना होगा, जहाँ पे हम लोग मानेंगे कि वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है 0 है। अब उसके रेस्पेक्ट में हम दूसरे किसी पोजीशन का पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने वो जो रेफरेंस पॉइंट है वो लिया है θ0 = π/2, यानी कि जब वो एंगल जब π/2 रहेगा
उस पे मान लो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। बेसिकली ये होता भी है क्योंकि तब जब नॉर्मल रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल, तब एक प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज को लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है वो इक्वल एंड अपोजिट हो जाता है, यानी कि नेट वर्क डन वहाँ पे जीरो हो जाता है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाता है। तो बेसिकली यही याद रखो कि थीटा 0 = π/2 में पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, इसको हम रेफरेंस लेंगे और θ1 को हम सिंपली थीटा कर देंगे, जनरल टर्म बना देंगे। तो अगर हम ये करते हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला में पुट कर दो यहाँ पे, तो cos π/2 माइनस cos थीटा, cos π/2 का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है। तो ये जीरो हो गया, तो फिर Pe cos थीटा हो गया। अब Pe cos थीटा क्या है, देखो cos थीटा मतलब किस में आता है, डॉट प्रोडक्ट में होता है, a डॉट b इक्वल टू होता है a b cos थीटा। तो यहाँ पे Pe cos थीटा इसको हम लिख सकते हैं माइनस P डॉट ई, माइनस तो है ही, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं P डॉट ई। तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन है ये हमारा आ गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल ड्यू टू एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम याद रखना होगा और डेरिवेशन भी करना होगा। अब हम आ जाते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। ये देखो कुछ चीज़ों को एक जगह पे असेंबल करके यहाँ पे लिखा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स, कंडक्टर्स का मतलब क्या क्या एक्चुअली प्रॉपर्टीज़ है इलेक्ट्रोस्टैटिक के मामले में, वो हम लोग देखेंगे। तो पहला वाला एक एक करके देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब भी, कि इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। तो देखो यहाँ पे हम स्टैटिक कंडीशन की बात कर रहे हैं। स्टैटिक कंडीशन यानी कि जो एक कंडक्टर है मान लो, वो उसके ऊपर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, यानी कि देयर इज नो मूवमेंट ऑफ चार्जेस। तो ये अगर होता है तो उसका जो इनसाइड ऑफ द कंडक्टर होगा ना, उसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमेशा जीरो रहेगा। मतलब जो भी चार्जेस होंगे, अगर कुछ चार्ज भी हुआ तो वो ऐसे अपने आप को रखेंगे कि टोटल जो फील्ड बनेगा वो हो जाएगा जीरो। फिर नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 में क्या है देखो, एट सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। मतलब कि देखो अगर हमारे पास एक जैसे कंडक्टर है, मान लो एक कंडक्टर हमारे पास है, तो यहाँ पे और ये चार्ज है, ऊपर यहाँ पे चार्ज भी है, पूरा यहाँ पे चार्ज है, तो ये क्या होगा, इसका जो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड होगा यहाँ का, उसका हमेशा होगा नॉर्मल टू द सरफेस। क्या होगा, हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस। अगर ये सब मैं बता रहा हूँ स्टैटिक कंडीशन के लिए, यानी कि नो मूवमेंट ऑफ चार्जेस। देखो अगर नॉर्मल अगर नहीं होता है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अगर नॉर्मल नहीं होता है तो इसका क्या होगा, इसका टेंजेंशियल एक कॉम्पोनेंट आ जाएगा कॉस थीटा कह लो। तो टेंजेंशियल अगर कंपोनेंट आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो चार्जेस रहेंगे सरफेस पे वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और मूव कर जाएगा चार्ज। लेकिन क्या है कि हम लोग स्टैटिक कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो मूव नहीं करना चाहिए, यानी कि ये कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए हमेशा इसमें 90 डिग्री होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो क्या होगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट आ जाएगा ई cos 90 डिग्री, यानी कि जीरो। cos 90 का वैल्यू जीरो होता है, तो इसीलिए हमेशा 90 डिग्री एंगल में होता है। यानी कि कोई भी कंडक्टर ले लो, जैसे ये एक कंडक्टर का सरफेस है ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा एकदम नॉर्मल, इसके साथ 90 डिग्री, ना कि ऐसे निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा। नंबर 3 पे देख लो क्या है कि देयर इज नो एक्सेस चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर इन स्टैटिक सिचुएशन। तो कंडक्टर का जो इनसाइड है वहाँ पे भी कोई भी चार्ज नहीं होगा। इसको देखो बेसिकली गॉसेस लॉ से भी इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। जैसे मैं थोड़ा यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मान लो यही जो कंडक्टर है, इसका जो चार्ज है क्या कह रहा है कि एकदम सरफेस पे होगा, है ना, कि यहाँ इसके जो अंदर है ना, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होगा। क्यों, देखो क्योंकि इसके जो अंदर है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है जीरो। अब यहाँ पे अगर हम कोई भी एक गॉसियन सरफेस अगर ले लेते हैं इसके अंदर में, है ना, इसके अंदर ले लेते हैं, तो फिर वहाँ पे फ्लक्स कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि अंदर फील्ड ही जीरो है। तो फ्लक्स कितना होगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस वो हो जाएगा जीरो। अब गॉसेस लॉ क्या कहते हैं कि यही फ्लक्स इक्वल टू होता है क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन जीरो। तो यानी कि फ्लक्स अगर जीरो होता है तो फिर क्यू एनक्लोज्ड कितना होगा, वो भी जीरो होगा। यानी कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज क्या होगा, नहीं होगा, कोई भी चार्ज नहीं होगा। अब देखो ये गॉसियन जो सरफेस है इसको हम कितना भी छोटा कर सकते हैं, इसको मान लो बहुत बड़ा भी कर सकते हैं, धीरे धीरे इसको छोटा कर सकते हैं। तो हर एक गॉसियन सरफेस पे अगर ये अप्लाई करो कि इनसाइड द गॉसियन सरफेस चार्ज इज जीरो, तो ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे छोटा होते होते ऐसा हो जाएगा कि पूरा जो ये इनसाइड वाला एरिया है उस पर ही चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं रहता है, बिल्कुल भी चार्ज नहीं रहता है।
तो ये हो गया। फिर देखते हैं फोर्थ नंबर पे, देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज सेम वैल्यू ऑन द सरफेस। देखो अगर एक मान लो स्फीयर है, मेटालिक स्फीयर है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड दैट स्फीयर वो हो जाएगा कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट होगा? बहुत ही आसान है, क्योंकि देखो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0 है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू हो जाता है माइनस dV/dx, तो अगर E इक्वल टू 0 होता है तो dV/dx भी 0 होगा। तो हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन अगर 0 होता है तो वो चीज़ एक कांस्टेंट होता है, यानी कि V इक्वल टू हो जाएगा एक कांस्टेंट टर्म, तो इसीलिए पोटेंशियल हो जाएगा कांस्टेंट, यानी कि इसके अंदर में जो भी है, ये अंदर वाले पोर्शन में जो भी है उसमें पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा। और वही पोटेंशियल का वैल्यू इसके सरफेस में भी हो जाएगा, इसका जो सरफेस है उस पर भी सेम पोटेंशियल का वैल्यू इसमें रहेगा, तो यहीं पर कहा जा रहा है। फिर है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। तो देखो ये वाला जो है पहले भी मैंने बताया था, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ टू ए इनफाइनाइटली लॉन्ग क्या कहते हैं प्लेन, उसमें मैंने बताया था। यहाँ पे देखो कोई भी एक प्लेन ऐसे ले लो, मतलब एक चार्ज ऐसे सीट जैसा, और इस पे मान लो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, यहाँ पे प्लस चार्जेस हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है कि इसके जो सामने वो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना? तो यहाँ पे देखो नॉर्मली होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो नॉर्मली ऐसे निकलते हैं। और यहाँ पे हम एक गॉसियन सरफेस ले लेंगे, एक पील बॉक्स टाइप का, जहाँ पे ये जो फ्लैट सरफेस है, ये वाला जो फ्लैट सरफेस है, इसके ऊपर इसके साथ ये इसका जो एरिया वेक्टर किधर होगा? इसका एरिया वेक्टर भी होगा ऐसे ऊपर की तरफ, ऐसे नॉर्मल, यानी कि ds वेक्टर जो होगा इसका एरिया वेक्टर वो भी इधर होगा, यानी कि E डॉट ds हो जाएगा E ds cos 0 डिग्री, यानी कि सिंपली E ds। तो हम अगर गॉसेस लॉ अप्लाई करते हैं इसमें, तो यहाँ पे सिर्फ ऊपर वाला जो चार्ज है उसको हम कंसीडर करते हैं, नीचे वाला चार्ज को हम कंसीडर यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो ऊपर वाले में क्या होगा? तो E ds, यानी कि क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds होता है, तो वहाँ पे E ds cos 0 डिग्री आ गया, तो सिर्फ E ds मतलब डेल्टा S, यहाँ पे हमने ये जो एरिया है इसको लिया है हमने डेल्टा S, और इक्वल टू, अब देखो Q एनक्लोज्ड होता है ना गॉसेस लॉ में, Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन 0, तो नीचे तो एप्सिलॉन 0 है, Q एनक्लोज्ड कितना होगा? सिग्मा क्या है? सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ जो ऊपर वाला सरफेस है इस पे, यहाँ पे पूरा जो जगह है पूरा, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी वहाँ पे क्या है? सिग्मा है। तो फिर डेल्टा S सरफेस में कितना होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी होता क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया। तो डेल्टा S एरिया पे कितना चार्ज होगा? सिग्मा इंटू डेल्टा S। तो इसीलिए Q एनक्लोज्ड हो जाता है सिग्मा इंटू डेल्टा S। इतना चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर होगा। तो बस डेल्टा S कट जाएगा, तो E आ जाता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0, यानी कि वेक्टरियली अगर हम लिखते हैं तो E वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। एन कैप क्या है? एन कैप दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ E। देखो E जिधर है वहाँ पे ही मैंने इस एन कैप को दिखाया है। तो ये आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर, ठीक है, ये आ जाता है। फिर लास्ट में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में। ये देखो है क्या कि अगर एक कंडक्टर है और उसके अंदर अगर एम्प्टी स्पेस है, मतलब हॉलो जगह है। देखो ये केस मैंने गॉसेस लॉ का जो थर्ड एप्लीकेशन था, ड्यू टू द स्फेरिकल चार्ज जो स्फेरिकल शेल में जो चार्ज था उस पर भी मैंने दिखाया था। वहाँ पे भी अगर जाके देखोगे वो वीडियो, तो वहाँ पे देखोगे कि जो स्फेरिकल शेल है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आता है। तो अब वो जो केस है वो स्फेरिकल केस था, लेकिन ये जनरल केस के लिए भी ट्रू है। जैसे यहाँ पे एक कंडक्टर मैंने दिखाया है, ये पूरा कंडक्टर, यहाँ पे पूरा मटेरियल है जो भी है, और इसके अंदर वाला हिस्सा जो है ये एम्प्टी है, खाली है। तो यहाँ पे क्या होगा? E का वैल्यू हो जाएगा 0। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कैविटी इज ऑलवेज 0। अब ये काम क्या करता है, इसको हम काम में कैसे ला सकते हैं? तो इसमें ऐसे ला सकते हैं कि मान लो ये जो कंडक्टर है इसके मतलब चारों तरफ बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई कहाँ प्लस है, कहीं पे माइनस है, ऐसे करके बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो मान लो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमारे पास अगर कोई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट हुआ, अगर कोई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है जो कि बाहर से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में खराब हो सकता है, तो उसको हम क्या करेंगे? इसके अंदर डाल देंगे। तो हमको क्या बनाना होगा कि एक कंडक्टर का एक बॉक्स बना लो, जैसे कि मेटालिक एक बॉक्स बना लो, और उसके अंदर जो भी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है उसको रख दो। तो क्या हो जाएगा? उसके बाहर जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कुछ भी हो, उसके इफेक्ट में वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है।
तो इसलिए ऐसे हो सकता है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि इनसाइड द कैविटी इज सेफ, तो ये सेफ रहेगा बिल्कुल इनसाइड में, बाहर जो भी जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड आए लेकिन अंदर वाले हिस्से में वो सेफ रहेगा। अब अंदर वाले में ई तो जीरो है, तो पोटेंशियल कितना होगा, तो देखो ये हमारा है फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन। तो यहाँ पे अगर ई जीरो आता है तो माइनस डी वी डी एक्स जीरो आएगा, यानी कि v इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा, बिकॉज डिफरेंशिएशन ऑफ एनी क्वांटिटी इज जीरो व्हेन द क्वांटिटी इज कांस्टेंट। मतलब बेसिकली कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, ये तो पता है ना ये। तो यही अगर तो मतलब कि उल्टा तरफ से देखो, तो डिफरेंशिएशन अगर जीरो होता है v का, तो v क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी कि इस इनसाइड कैविटी जो है इस एरिया में यहाँ पे क्या होगा कि पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होगा। तो ये कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक था कंडक्टर्स के बारे में। तो आज का क्लास यही तक था, और अगले क्लास में हम नेक्स्ट बात करेंगे पोलराइजेशन के बारे में बात करेंगे, और फिर हमारा कैपेसिटेंस जो पोर्शन है वो भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आप मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है तो आप फिर से देख सकते हैं, और इस वीडियो को एकदम कंटिन्यू देखिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप पसंद करते हैं। और अगर कोई फिज़िक्स पढ़ना चाहता है और उसको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, या भी जो भी बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं उसके साथ शेयर कर सकते हैं। और मैं ऐसे वीडियोस और भी लाता रहूँगा। मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे देखिए लाल बटन है सब्सक्राइब पे, वहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के क्लास में बस यही तक था, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अच्छे रहिए एंड स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।